एवरीबॉडी, तो कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आता है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज आर्टिकल 12 से 15, क्योंकि बहुत ही वाइड एंड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसे जल्दबाजी में नहीं करेंगे, बोरिंग बन के नहीं करेंगे, थोड़ा ध्यान से और आराम से करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला जो आर्टिकल हमारे पास है आर्टिकल 12। इसके अंदर क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात की जाती है। नॉर्मल सेंस में हम स्टेट को मानते हैं, जैसे पंजाब स्टेट हो गया, हरियाणा स्टेट हो गया। बट इन द आर्टिकल 12 देर इज़ अ लॉट वाइडर डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, जिसमें बोला जाता है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, लाइक लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा, ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हो गए, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिसेज है, अथॉरिटीज़ है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह, तो ये आते हैं स्टेट की डेफिनेशन में ही। इसके बाद आते हैं स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़। स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ में आ जाएंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, या फिर आ जाएगा कोई, मान लीजिए नीति आयोग है। और जो नॉन स्टैट्यूटरी है उसमें आ जाएगा सीबीआई हो गया, सीवीसी हो गया, या लोकपाल हो गया। ठीक है दोस्तों। तो ये आते हैं स्टेट की डेफिनेशन में। उसके बाद आता है ऑल लोकल अथॉरिटीज़। इसके अंदर पंचायती राज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सब आते हैं। ठीक है। तो ये सब जो है ना, वो स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। तो जब कोई भी अथॉरिटी किसी इंडिविजुअल के राइट को इन्फ्रिंज करती है, तो इन पे केस एज अ स्टेट वर्ड से होता है। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आ गया आर्टिकल 13, जो मुझे पर्सनली और कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप सभी मानते होंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जो लेजिस्लेचर है ना, वो अपनी मनमानी ना करे, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये जुडिशियल रिव्यू। मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट है, वो अपने पर्सनल हित के लिए कोई लॉ बना लेती है, और उससे इंडिविजुअल उनको तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एट द लार्ज पब्लिक को कोई ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं। तो जुडिशरी क्या करती है, उसका रिव्यू करती है कि क्या वो फंडामेंटल राइट को जो है इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा है। तो उस केस में ये आर्टिकल सामने आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। मान लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का कोई लॉ है जो आज तक चला आ रहा है, जैसे इंडियन पीनल कोड 1860 है, अंग्रेजों ने बनाया था, आज तक चला आ रहा है। अगर वो फंडामेंटल राइट को वोलेट नहीं करता है, तो वो भी लीगल होगा। ठीक है। और जो दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, लेकिन लॉ तो सही है, लेकिन उसका एक जो पार्ट है ना, वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है। तो उस केस में वो जो पार्ट है, वो जो है वो वॉइड होगा, ना कि पूरा का पूरा लॉ। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इसमें क्या होता है ना, फंडामेंटल राइट्स को देखा जाता है, क्या लॉ जो है उसे वॉयलेट तो नहीं कर रहा। और इस केस में क्या होता है, पूरा का पूरा लॉ जो है वो वॉयलेट कर रहा होता है, तो उसे वॉइड कर देते हैं। बट इट कैन बी अलाइव बाय मॉडिफाइंग इट। ओके। तो इसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, तभी जो है ये दोबारा से लॉ आ सकता है। इसके बाद आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। इस केस में क्या होता है, इंडिविजुअल के पास कुछ राइट्स होते हैं, लेकिन वो अपने राइट्स को खुद गिव अप कर देता है। मान लीजिए एक जज है, तो वो अपने केस में खुद जज नहीं हो सकता, वो बन तो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वहाँ पे हर्ट हो रहा है, तो वो चाहे तो वो अपने राइट को हटा सकता है, बोल सकता है कि मुझे इस केस में जज नहीं रहना। और नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द वेल। इसमें क्या होता है ना, कॉर्पोरेट, कोई मान लीजिए कॉर्पोरेट के कोई मैनेजमेंट के लोग हैं, वो पर्सनल प्रॉफिट के लिए कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिसमें उनका तो प्रॉफिट होता है, लेकिन कंपनी का या कोई इलीगल एक्ट वो कर लेते हैं। तो इस केस में वो लोग जिम्मेवार होंगे, वो कंपनी जिम्मेवार होगी, लेकिन उसके स्टेक होल्डर्स नहीं होंगे, क्योंकि उनका उसमें कोई भी हाथ नहीं है। इसके बाद आ जाता है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 में आता है। सबसे ईजी आर्टिकल है ये। इसके अंदर क्या होता है, लॉ जो बोलता है कि उसके सामने सभी इक्वली हैं, मतलब सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। और लॉ जो है वो सबको इक्वल प्रोटेक्शन देता है। ये नहीं है कि ये अमीर है या ये इस कास्ट का है तो इसको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो सभी को सेम मैनर में ही ट्रीट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न बनाया जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, जैसे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इन पे ड्यूरिंग द वर्क, कार्यकाल के दौरान इन पे जो है वो केस नहीं चलाया जा सकता, पहले इनकी इम्पीचमेंट करनी होती है। उसके बाद आ जाता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी आपने इसको पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, जो पार्लियामेंटेरियन है उनके पास ना राइट होता है
कि वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा बोले। यूजुअली आपने डिबेट देखी ही होगी पार्लियामेंट की कि कैसे वो एक दूसरे पे बोलते हैं, बट रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी होती है। बट जितना वो बोलते हैं उतना कोई बाहर का आदमी बोले तो उस पे केस चल सकता है, जबकि इन पे नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इक्वालिटी तो नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। इसीलिए फॉरेन एम्बेसडर हो गया, यूनाइटेड नेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, इन पे भी स्पेशल जो है वो प्रोविज़न है, स्पेशल इम्यूनिटी लॉ इनको देता है कि इनको इक्वली ट्रीट ऐसे नहीं करना है। इसके बाद आएगा हमारा आर्टिकल 15, जिसके अंदर आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इस केस में क्या होता है कि आर्टिकल 15(1) तो यही कह रहा है, जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो 15(2) है वो ये कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई पब्लिक प्लेस है, होटल है, रेस्टोरेंट है, तो उस जगह पे भी किसी के साथ किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। मान लीजिए कि एक मंदिर है, ठीक है, अगर वहाँ पे कहते हैं कि इस कास्ट के लोग नहीं आ सकते, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बेशक आर्टिकल 25 उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस देता है, बट ये जो है वो ओवरराइड करेगा उसे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा टू एम्पावर वुमेन एंड चाइल्ड। तो इस केस में वुमेन और चाइल्ड के लिए स्टेट के पास पावर है कि वो स्पेशल लॉज बना सकती है। इसमें मेल जो है वो ये नहीं बोल सकते कि हमारे लिए तो लॉ बन नहीं रहा है, इक्वालिटी कहाँ है हमारी। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि वुमेन और चाइल्ड जो है वो ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में एक दबा हुआ तबका है, वो आगे आ सके, इसलिए ये सब किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा आपका आर्टिकल 15 का 4, सॉरी यहाँ पे 14(4) कर दिया है, इसे 15 का 4 ही करना। इसके अंदर क्या होता है ना कि स्पेशल प्रोविज़न बनाए जाते हैं एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड सेक्शन के लिए, मान के चलिए रिजर्वेशन का ही। तो इसमें SC ST को भी इंक्लूड किया जाता है कि अगर ये बैकवर्ड है तो इनके लिए स्पेशल जो है वो प्रोविज़न बनाया जाए, तभी तो उनका डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि इनको स्पेशल प्रोविज़न बन रहे हैं तो अदर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। आर्टिकल का 15(5) बोलता है OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस। इस केस में OBCs को जो है वो रिजर्वेशन या स्पेशल प्रोविज़न की बात की जाती है। OBCs के अंदर भी बहुत ज़्यादा सब कास्ट है, उन्हें भी देखा जाता है, और जो बैकवर्ड क्लासेस है उनका मतलब चेक किया जाता है। गवर्नमेंट जिनको मान्यताएं देती है उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए जाते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है 15(6) जो आता है EWS। 2018 में जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्या किया था, 15(6) जो है वो अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में लाया था। ये इनिशियली नहीं था। इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो है वो दिया गया था अधिकार रिजर्वेशन का, स्पेशल प्रोविज़न का, जो आर्टिकल 16 के 6 में दिया है, जहाँ पर 10% रिजर्वेशन की बात कही गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आर्टिकल 12 से 15 तक। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, क्वेरी डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है। किसी भी तरह का सुझाव है, क्वेश्चन है तो आप पूछिए। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। अगले आर्टिकल आएंगे अगली वीडियो में।